हेलो पॉपलूस, दिस इज योर आइज भाई एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 11 के आरओ बुक का चैप्टर नंबर 4 दैट इज विदाई संभाषण। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं जिसे तुम लोग गलती से भी मिस नहीं कर सकते हो। साथ ही में चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि लिटरली तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं कोई भी वीडियो बनाने के लिए। साथ ही में इंस्टा पे होगे तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। तो अब आराम से चुकमुक बैठो एंड आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। और सबसे पहले तुम लोग मिल लो इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं बाल मुकुंद गुप्त हूँ, इस पार्ट का लेखक। इस पार्ट में मैं तुम लोगों को लॉर्ड कर्जन के बारे में बताऊंगा जो हमारे भारत में आते हैं वाइसरॉय बन के। वाइसरॉय कौन होते हैं? ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो वाइसरॉय होते थे वो भारत के सबसे ऊंचे पद के व्यक्ति होते थे और वही भारत में सारे तरह के नियम को लेते थे, बनाते थे और सारे ऑर्डर्स वही देते थे। लॉर्ड कर्जन ने भारत के लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया और भारत के बारे में कभी भी एक बात भी नहीं सोची। इवन भारत के लोगों की स्वतंत्रता भी छीन ली। लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 तक भारत पे रूल किया। विदाई संभाषण जो कि हमारे पाठ का नाम है, इसका मतलब होता है फेयरवेल स्पीच जो कोई भी व्यक्ति देता है अपने पद को छोड़ने से पहले या फिर किसी भी स्थान को छोड़ने से पहले। तो यार तुम लोग मुझे नहीं ना भूल गए, मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया जो तुम लोगों को ये जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से बीच बीच में एक्सप्लेन करेगा। तो यार हम लोगों का पार्ट अब आगे शुरू होगा और जो हमारे लेखक है वो पार्ट को ये बोलते हुए शुरू करते हैं कि लॉर्ड कर्जन माय लॉर्ड, फाइनली आपका शासन काल यानी कि रूलिंग पीरियड भारत में खत्म होता है। अब आप इस भारत से अलग होते हैं, इस दुनिया में हर चीज का अंत आता है और आज आपके शासन का अंत होता है। ये समय इतना जल्दी आ जाएगा इसके बारे में ना आपने सोचा था ना इस भारत के लोगों ने सोचा था। आगे लेखक बोलते हैं कि इससे ये पता चलता है कि आपके और यहाँ के लोगों के अलावा भी कोई तीसरी शक्ति है जिस पे यहाँ के लोगों का तो छोड़िए आपका भी काबू नहीं है। बिछड़ने का समय बहुत ही ज्यादा दुख भरा होता है और आज आपको बिछड़ते हुए देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। लॉर्ड कर्जन आपकी दूसरी बार भारत में आने से कोई भी लोग खुश नहीं थे। लोग यही चाहते थे कि आप दोबारा से वाइसरॉय नहीं बने, लेकिन ऐसा ही होता है और आप दोबारा वाइसरॉय बनते हैं जिससे इस देश के लोगों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि आप जैसा शासन कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा गलत था और आप भारत के लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे थे। लेखक आगे बोलते हैं कि यहाँ के लोग तो दिन रात ये मनाते थे कि लॉर्ड कर्जन यहाँ से चले जाए। अब जाने के टाइम पे जो लोग हैं उन्हें खुशी के जगह दुख का अनुभव हो रहा है। इससे पता चलता है कि बिछड़ने का समय बहुत ही ज्यादा दुख भरा होता है, बहुत ही ज्यादा निर्मल, कोमल और पवित्र होता है। यहाँ ऐसा बोलकर ये बताया जा रहा है कि भारत के हर लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा करुणा होती है किसी भी लोग के लिए। वो दुश्मन को भी आखिर में लास्ट में दोस्त बना लेते हैं और बिछड़ने के समय में वो सारी चीजों को भूलकर दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। बिछड़ने के समय दुश्मनी तो छूट ही जाती है, उसके साथ साथ दिल भी शांत हो जाता है। लॉर्ड कर्जन, मुझे आपके देश को देखने का सौभाग्य कभी नहीं मिला, इसलिए मैं बता नहीं सकता हूं कि वहां पे लोग जब बिछड़ते हैं तब उनके अंदर किस तरह का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन भारत के लोग जो है वो बिछड़ने पे बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और यहां तक कि यहाँ के जो पशु है वो भी जब बिछड़ते हैं ना तब भी वो बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं और इस चीज को मैंने खुद ही देखा है। आगे लेखक एक बहुत ही अच्छी कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि एक शिव शंभु नाम का व्यक्ति था जिसके पास 2 गायें थी। उन दोनों गायों में से एक गाय बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और दूसरा कमजोर था। जो ताकतवर गाय थी वो हमेशा जो कमजोर गाय थी उसे सींग से मारकर गिरा दिया
करती थी और अपना ताकत का प्रदर्शन किया करती थी। एक दिन होता क्या है कि जो ताकतवर गाय होती है उसे पुरोहित को बेच दिया जाता है और ये देखा जाता है कि जैसे ही जो ताकतवर गाय है वहां से चली जाती है, यानी कि पुरोहित ने उस ताकतवर गाय को जब खरीद लिया था और वो जब वहां से चली जाती है तो जो कमजोर गाय होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो अपना चारा भी नहीं खाती है और दिन भर उदास होकर खड़ी रहती है। माय लॉर्ड, जिस देश में पशु पक्षी की हालत बिछड़ने में ऐसा होता है उस देश के लोगों की हालत बिछड़ने पे कैसी हो सकती है उसकी अंदाजा आप खुद में ही लगा सकते हैं। आपसे पहले भी जो प्रधान शासक आए भारत में उन्हें भी भारत को छोड़ के जाना पड़ा एक समय पे। आपका जाना भी उसी परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा है। आपने हमारे देश के हर लोगों को, हर इंसान को बहुत ही ज्यादा दुख कष्ट पीड़ा दी है। आप यहाँ भारत में तो खुशी खुशी आए थे लेकिन अब दुखी होकर जा रहे हैं क्योंकि आपको जो है वो खुद में ही निकाला जा रहा है आपके पोस्ट से। लेखक आगे बोलते हैं कि माय लॉर्ड, बंबई में उतरकर आपने जो इरादों को जाहिर किया था जरा देखिए तो कौन कौन से इरादों को आपने पूरा किया। आपने ये कहा था कि मेरे शासन के बाद जो भी ब्रिटिशर वाइसरॉय बनकर आएगा भारत में उसे बहुत ही ज्यादा सुख मिलेगा और उसे कई सालों तक कुछ भी काम करने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा होता है। आप देश में इतना अशांति फैला के जा रहे हो, इतना सारा कुछ करके जा रहे हो कि जो नया ब्रिटिशर आएगा वाइसरॉय बनकर उसे तो कई रातों तक ना नींद आएगी ना चैन मिलेगा। आप स्वयं में तो खुश कभी रह नहीं पाए और आपकी इच्छा भी पूरा नहीं हो पाया कि ब्रिटिशर्स हमेशा इंडिया पे रूल करे और ब्रिटिशर सब चीज ले ले इंडिया से। ये सारी चीजें तो आप पूरा नहीं करवा पाए, इससे आप तो खुश नहीं है। उसके साथ साथ आपने जो चीजें की है भारत के लोगों के साथ, इसे देखकर जो भारत के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा दुखी है आपसे। आप जब इस देश में आए थे तो यहाँ के लोग आपकी बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे, लेकिन आज देखिए कि यहाँ के लोग आपसे कितना ज्यादा नफरत करते थे। आप आए थे ऊंचे बनकर, लेकिन आपके कार्यों ने, आपके कामों ने आपको बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा दिया सभी के नजरों में। लेखक आगे बोलते हैं कि लॉर्ड कर्जन और उनकी वाइफ की जो कुर्सी थी वो सोने की थी। लॉर्ड कर्जन के भाई और उसकी वाइफ की जो कुर्सी थी वो चांदी की कुर्सी थी। सारे रईसों ने, भारत के सारे रईस आदमियों ने जो लॉर्ड कर्जन है उन्हें सलामी दी, उसके बाद उनके भाई को भी सलामी दी। हर जुलूस में लॉर्ड कर्जन का जो हाथी था उसे सबसे बड़ा रखा गया और उसे सबसे आगे रखा गया। सारांश ये है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड जो कि ब्रिटेन के महाराजा थे, उनके बाद भारत में लॉर्ड कर्जन को ही पूछा जाता था और हर काम उन्हीं की आज्ञा से किया जाता था। लॉर्ड कर्जन को तो उन्हीं के देश के लोगों ने नीचा दिखाया, उनकी बेइज्जती की। पद त्याग की धमकी के बाद भी उनकी बातों को नहीं माना गया। लॉर्ड कर्जन, आपके बारे में लोग ये सोचते थे कि आप कोई भी डिसीजन सोच समझकर अच्छे से लेते हैं। काउंसिल में कानून बनाते समय और स्पीच देते समय आपने अपने इस गुण का धजिया उड़ा दिया। आपके काउंसिल में बनाए गए लॉ और स्पीच देने के वजह से आपकी बेइज्जती भारत में तो हुई ही, लेकिन आपका जो इस्तीफा था उसे मंजूर कर लिया गया, जिससे आपकी बेइज्जती आपके खुद के भी देश में बहुत ही ज्यादा हुई। हमारे देश के हर ऑफिसर आपके इशारे पे नाचते थे और आपके एक चिट्ठी पे कोई भी राजा आपके सामने तुरंत आकर खड़े हो जाते थे और आपकी हर बात हमारे देश में मानी जाती थी। आपके एक इशारे पे कोई भी काम कर दिया जाता था हमारे देश में। आगे लेखक बोलते हैं कि लॉर्ड कर्जन के एक इशारे पे बड़े बड़े राजाओं को चुटकी में खत्म कर दिया गया, यानी कि उन्हें मिट्टी के बर्तनों के जैसा तोड़ दिया गया, उनके साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। भारत के ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उन्हें बड़े बड़े पदाधिकारी बना दिया गया जो केवल लॉर्ड कर्जन की ही बात माना करते थे। उनके एक इशारे से हमारी देश की, यानी कि हमारी भारत की शिक्षा को खत्म कर दिया गया और भारत के लोगों की स्वतंत्रता भी छीन ली गई।
उन्होंने बंगाल के दो हिस्से करवा दिए, यानी कि विभाजन करवा दिया। आज के समय पे जो बांग्लादेश है वो बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, जिसे उन्होंने विभाजन करवा के अलग करवा दिया। वाइसरॉय का जो पोस्ट था वो सबसे बड़ा पोस्ट था, लेकिन उन्हें और भी ज्यादा पावर चाहिए था और उनकी ये डिमांड थी ब्रिटिश के राजा से कि वो जिसे चाहे उसे वो पोस्ट दे सकते हैं भारत में। और जब उनकी ये बात नहीं सुनी गई तब जो है उन्होंने ये सोचा कि वो इस्तीफा देकर सबको डरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनका जो सोच था वो बिल्कुल गलत था। वो सोच रहे थे उनके इस्तीफा को कोई भी मंजूर नहीं किया जाएगा और उन्हें सारा पावर दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाता है ब्रिटिश के राजा के द्वारा और उन्हें वाइसरॉय के पोस्ट से हटा दिया जाता है। जैसे एक क्लर्क को उसके काम छोड़ने की नोटिस 1 महीने पहले ही मिल जाती है, फिर भी उसे 1 महीने तक काम करना पड़ता है जब तक नया क्लर्क नहीं आ जाता है। वैसे ही आज आपकी हालत हो गई है कि आपको इस्तीफा देने के बाद भी काम करना पड़ेगा तब तक जब तक एक नया वाइसरॉय भारत में नहीं आ जाता है। आपको खुद की हालत पे कितना घृणा, कितना शर्म आता होगा, इसे देखने का अवसर हम भारत के लोगों को नहीं मिल पाया। कोई भी शासक का मतलब कोई भी रूलर का कुछ कर्तव्य होता है प्रजा की तरफ, इस बात को तो आप मानते ही होंगे। लेखक आगे लॉर्ड कर्जन से पूछते हैं कि कृपा करके आप मुझे ये बात बता दीजिए कि आपने किन किन कर्तव्यों को निभाया है। आंखें बंद करके अपने हुक्म को चलाना, किसी की कोई बात ना सुनना, क्या ये एक शासन का सही तरीका है? प्रजा की कोई बात कभी भी ना सुनना और अपनी जिद में प्रजा को दबाकर अपनी बातों को मनवाना, क्या ये एक शासन है? कम से कम आप मुझे एक ऐसा काम बता दीजिए जिसमें आपने अपनी जिद को छोड़कर, जिद को त्याग करके भारत के लोगों के बारे में सोचकर भारत के लोगों की सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में घुसकर कत्लेआम शुरू कर दिया, यानी कि लोगों को बेफिजूल का मारना शुरू कर दिया, तो आसिफ जाह ने अपनी तलवार को गले में डाल दिया, यानी कि समर्पित कर दिया। तब जो नादिर शाह थे उन्होंने तुरंत ही कत्लेआम को रोक दिया और जंग को उसी समय पे रोक दिया। पर 8 करोड़ लोग जब आपके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि बंगाल का विभाजन मत कीजिए, बंगाल को अलग मत कीजिए, लेकिन आपने किसी भी लोगों की बात नहीं सुनी, हमारी देश की प्रजा की बात नहीं सुनी और बंगाल का विभाजन कर दिया। यहाँ की प्रजा ने आपका जिद का फल देख लिया और सह लिया, और यहाँ की प्रजा ने यह भी देख लिया कि आपकी जिद की वजह से उन्हें जो पीड़ा हुई थी, आज वही पीड़ा का अनुभव आपको भी हो रहा है और आपकी एक जिद ने आपको भी बर्बाद कर दिया। तो इससे हम भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश है। भारत के लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक ना एक दिन हर दुख का अंत होता है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। ये सोचकर भारत के सभी लोग गुलामी कर रहे हैं। माय लॉर्ड, आप इस देश के कोई भी पढ़े लिखे आदमी को, इंसान को देखना नहीं चाहते हैं। आप कभी कभी भारत के अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम ले लिया करते थे। उसी अनपढ़ प्रजा के बीच एक नर सुल्तान नाम के राजकुमार की गीत गाई जाती है। एक बार उस राजकुमार ने अपने बुरे समय में कई सालों तक एक जगह जिसका नाम नरवगढ़ था, उसी में अपना जीवन को बिता दिया। वहाँ उन्हें छोटे से पद जैसे कि चौकीदारी से बड़े पद तक काम करना पड़ा। जिस दिन वो घोड़े पे सवार होकर नगर से बाहर जा रहे थे, नगर को छोड़ के जा रहे थे, तो नगर के बाहर खड़े होकर उन्होंने जिस रीति से जो शब्द को बोले हैं उसे सुनिए। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोलते हैं, प्यारे नरवगढ़, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मैं आपसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। मेरे विपद के दिनों में, यानी कि मेरे मुसीबत के दिनों में आपने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया है और इस ऋण को, इस कर्ज को मैं कभी भी चुका नहीं सकता हूँ। भाई नरवगढ़, यदि मैं जानबूझकर के एक भी दिन भी आपकी सेवा में कमी रखी होगी, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता करने में एक भी दिन मैंने कमी की होगी और सारी माताओं को और स्त्रियों को अगर एक भी दिन मैंने बहन की नजर से नहीं देखा होगा, तो आप मेरा प्रणाम कभी भी स्वीकार मत करना। अगर आपको लगता है कि मैंने सारे दायित्व को अच्छे से निभाया है, तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। माय लॉर्ड, क्या आप जाते वक्त ऐसा कोई स्पीच दे पाएंगे? क्या आप कह पाएंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सभी प्रकार का लाभ उठाया और तुम्हारी वजह से मुझे सारे सुख सुविधा का अनुभव हुआ जो इस जन्म में मुझे नहीं मिल सकता था। तुमने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से
तुम्हें बिगाड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जब तक मैंने शासन किया तब तक मैंने इस देश के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन अब ये आशा करता हूं कि तुम वापस से उठो और अपने प्राचीन गौरव और यश से लाभ करो, मेरे बाद आने वाला तुम्हारे गौरव को समझे। क्या आप ऐसा कह पाएंगे? अगर आप ऐसा कह पाते हैं तो हम भारत देश के वासी जो होंगे वो आपको माफ कर देंगे, लेकिन आपके अंदर इतनी उदारता कहां से आ जाएगी? आप इतने अच्छे कैसे बन जाएंगे? ये तो हो ही नहीं सकता है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहां पे तुम लोग पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर चाहिए होते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। तो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।